हम लोग आज, है ना, यूपी, ठीक है, पीसीएस के बारे में स्पेसिफिक जो हमारा है पेपर 6, है ना, उसके बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसके पहले सबसे पहले अपने एक अप्रोच को समझेंगे। ठीक। और उस अप्रोच को फिर हम उसका जो एनालिसिस है वो करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे हिसाब से क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कैसे पढ़ना है। क्योंकि हम लोग जिस उम्र के पड़ाव में हैं काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। बस अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन को यूज करने का तरीका बदल देंगे तो हम लोग जो चीज़ चाहते हैं वो रिजल्ट हो आ जाएगा। तो बेसिकली अभी तक हम लोग जो पढ़ते थे वो होता क्या था कि हम टॉप टू डाउन पढ़ते थे, मतलब एग्जाम में बुक पढ़ते थे और फिर सीधे जाके आंसर लिखते थे। लेकिन जो मेरा अप्रोच है ना वो बिल्कुल जस्ट उल्टा है। सबसे पहले हमें फोकस करना है आंसर पे, और फिर हम उस हिसाब से किताब पर फोकस करेंगे। क्योंकि ह्यूमन बीइंग की कुछ साइकोलॉजिकल सीमाएं होती है, कितना पढ़ सकता है कितना नहीं पढ़ सकता। तो अगर हम पूरी किताब पढ़ने लगेंगे तो समय की बर्बादी है। लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि आंसर में हम क्या लिख सकते हैं बस वही पढ़ेंगे, क्योंकि हम 100 फैक्ट अगर याद कर लें और याद हमें 2 ही रहता हो तो हम 2 ही याद करें, 98 छोड़ दें। तो इसीलिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक आंसर में क्या जरूरी होता है। ठीक। तो आंसर को हम जब देखते हैं, जवाब या आंसर जिसको आप कहते हो, उसमें बेसिकली सबसे पहले तो जरूरी होता है क्वेश्चन की डिमांड को समझना। डिमांड जब समझोगे तो आपको लिख जाएगा क्या लिखना है। फिर दूसरी जो चीज आएगी वो आएगी स्ट्रक्चर, और उसको आएगा कैसे लिखना है। और अगर ये दोनों चीजें परफेक्ट मैच कर गई तो आपके सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अगर आप ये समझ जा रहे हो और ये मिसिंग है तो भी दिक्कत है, क्योंकि खाना बना लेना उसको परोसना भी इंपॉर्टेंट है कैसे। और ये अगर आता है और ये मिसिंग है तो भी पीछे हो, क्योंकि ये एग्जाम है कंपटीशन का, और कंपटीशन का मतलब होता है सबसे बेस्ट। थोड़ी में दोनों दोनों गड़बड़ होगा चलेगा, लेकिन दोनों में कोई एक बहुत गड़बड़ हो जाएगा तो बिल्कुल बाहर हो जाओगे। तो इसीलिए हमें सबसे पहले एक आंसर में ये देखना है। अब दोनों चीजें अलग अलग है। देखो, अभी तक जो पढ़ाई होती थी कंटेंट और प्रेजेंटेशन की अलग अलग होती थी, कोई आंसर राइटिंग कहीं कंटेंट कहीं। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो बहुत इंटीग्रेटेड है। तो हर चीज को हम आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में कंटेंट वाइज ही देखेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि सबसे पहले हम देखते हैं कैसे पे हम बात करते हैं, और कैसे में जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि हम अपनी बातों को कैसे रखेंगे। उसमें पिक्टोरियल फॉर्म में कुछ बातें होंगी, कुछ ग्राफ में होंगी, कुछ पॉइंट वाइज होंगी, कुछ पैराग्राफ में होंगी। इतनी बातों को हमें आपस में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ये चीज आपको दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये स्किल है और स्किल आपको खुद सीखनी पड़ती है। तो अगर कोई दावा कहता है कि ये हम आपको सिखा देंगे, तो तैरना कोई यूट्यूब से और किसी दूसरे को देख के नहीं सकता, है ना। तो ये आपको रिहर्सल खुद करना है। अब इस पे बात आती है क्या में, तो हम क्या के बारे में थोड़ी जानना चाहेंगे। जैसे मैंने एक मॉडल आंसर आप लोगों को भेजा है, ठीक है। एक मॉडल आंसर अगर आप देखेंगे, कोई भी बात हवाबाजी में नहीं होगी, जो भी बात है बिल्कुल प्रूफ होगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पे चर्चा करिए, विकास के क्षेत्र और उसकी चुनौतियों का वर्णन करिए, है ना। मान लीजिए क्वेश्चन अगर आ जाता है, ये सबसे इजी फॉर्म में क्वेश्चन होगा। इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जो सिलेबस को देखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सबसे इजी क्वेश्चन बन सकता है कि जो इंडिया मतलब जो यूपी की इकोनॉमी है उसके क्या मेन फीचर्स हैं, और जो उसके ग्रोइंग सेक्टर हैं उसके बारे में बताइए, और चुनौतियां क्या हैं। तो बेसिकली आज की डेट में जो क्वेश्चन का खासकर जो पेपर 3 का आता है और जो पेपर 6 का होगा, इसके क्वेश्चन में एक चीज बड़ी कॉमन है। एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन होते हैं। तो जब एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन होते हैं तो इसमें एक चीज हमें बड़ी सटीकता से पता चल जाता है कि हमारे पास बहुत रिच कंटेंट होना चाहिए। अब आप सोचिए, इसमें आंसर लिखना है और मैंने 3 तरीके से आंसर लिखा। एक आंसर में इसमें आपने पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा और कोई भी कीवर्ड और डेटा यूज नहीं किया कि कृषि की एक विशेषता, हम कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर ज्यादातर कृषि, ऐसे वर्ड यूज किए, ठीक है। फिर दूसरा हमने देखा कि हमने चलो पॉइंट वाइज लिख दिया कि कृषि प्रधान क्षेत्र है ना, अत्यधिक जनसंख्या है, इस तरह के फीचर्स लिख दिए।
लेकिन सवाल है कि ना इसमें नंबर मिलेगा ना इसमें नंबर मिलेगा। नंबर किस में मिलेगा? नंबर यहां आप लिखोगे कि 50% ह्यूमन रिसोर्स कृषि से संबंधित, बस इतने वर्ड आपको लिखना है, पूरी लाइन नहीं लिखनी। आपको क्या लिखना है? बस इतनी, है ना? समझ में आ रही बात? जैसे मान लीजिए अगर हमें एक बात ये दिखाना है कि व्हाट इज द चैलेंजेस ऑफ यूपी के इकोनॉमी के, क्या चुनौतियां, क्या चैलेंज है, ये जैसे में लिखा है ना, उसकी चुनौतियां बताइए। आप कुछ भी लिखिए चुनौतियों में, हवाबाजी खूब कर सकते हैं, लेकिन बस आप इतना लिखिए कि लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी, इतना लिख दीजिए, है ना? ये साइन नहीं यूज करना, हमें लिखना है निम्न निम्न उत्पादकता, बस इतना लिखिए आप, बाकी आपको नहीं लिखना, ठीक? और यहां पर आप ऐसे समझ जाइए, एक ऐसे फिगर बनाइए आप, ठीक है? भारत 18% जनसंख्या, 8, ठीक है, सॉरी, भारत है ना, ठीक, और ये उत्तर प्रदेश, ठीक है? अब आपको एक चीज लिखनी है यहां पर कि जो उत्तर प्रदेश है वो पूरी जीडीपी में 8% का योगदान देता है, और जबकि जनसंख्या कितनी है? 18%। तो ये बस बनाना है आपको। अब इसको लिखने में आपको पूरा कम से कम 20 शब्द लगते, लेकिन आपको नहीं लिखना, आपको बस इतना बता देना है कि कैसे 8% जीडीपी में 18% लोग योगदान दे रहे हैं, मतलब जनसंख्या ज्यादा हमारे पास है, तो यूपी में एक प्रकार से क्या मानव संसाधन का वेस्ट हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो हमें केवल इस तरह के, अब आप हवाबाजी खूब लिखते रहो तो आपके पास ऑलरेडी शब्द है, वो लिखना है तो उसके लिए पढ़ना नहीं है, वो खूब है आपके पास, या जितने भी मार्केट में मटेरियल देखा, ठीक है, कोई 200 पेज से कम नहीं है, सब में केवल हवाबाजी है, ठीक? तो अगर हम पूरी इकोनॉमी को केवल डेटा से पढ़ ले, कहने का मतलब है कि अगर हम पूरी इकोनॉमी को यूपी की केवल डेटा वाइज पढ़ लें तो हमें लगता है सफिशियंट हो जाएगा। अगर चैलेंज लिखने हैं ना, तो सपोज करो अगर आपको चैलेंज लिखना है, तो मैंने लो प्रोडक्टिविटी बताई, फिर शिक्षा दर, सकल नामांकन दर जिसको बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट, 27% ऑल इंडिया का है, भारत का 16 से 17% है। तो कहने का मतलब हम इस तरह केवल अपनी सारी बात किससे कहेंगे? डेटा से। उससे क्या फायदा होगा? सबसे मेन, बहुत कम वर्ड में आपका आंसर, आंसर आपका प्योर एथेंटिक, और आपका सबसे मेन चीज है कॉन्फिडेंस बिल्ड रहेगा उस 2 घंटे में जब आंसर लिख रहे होंगे आप। और जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो बहुत ज्यादा नॉलेज और बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है, वो 2 घंटे में आप सबसे तेज खेलते हो फिर। तो इसीलिए हमारा पूरा जो प्रोग्राम होगा वो पूरी इकोनॉमी में क्या होगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझ लें और सब कुछ डेटा से रिच कर लें, और हर बात को जब भी लिखेंगे तो डेटा के माध्यम से लिखेंगे। जैसे मान लो सपोज करो यूपी का कोई भी सवाल आए, यूपी की इकोनॉमी का, तो हमें लिखना ही है कि यूपी के बारे में कुछ डेटा से, कि भारत की अर्थव्यवस्था में 8% का योग देने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण रोल, सॉरी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके संदर्भ में निम्नलिखित चुनौतियां हैं, फिर लिख दिया। तो यूपी से कुछ भी आए तो हम लोग एक परमानेंट इंट्रो यूपी का तैयार करके रखेंगे, जिसमें 3 से 4 कीवर्ड होंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी योजना आए, तो हम अगर कुछ भी लिखना है, तो जो हमारी 2030 तक का लक्ष्य है कि मान लीजिए 1 ट्रिलियन ऐसा कुछ है, तो हम यही लिखेंगे कि 2030 तक हमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पाने के लिए निम्नलिखित समाधान की जरूरत है, समाधान निम्नलिखित। तो हमारा जो इंट्रो होना चाहिए ना, वो 2 या 3 इंट्रो रेडीमेड तैयार होने चाहिए, हम वहां जाके नहीं सोचेंगे। और हमारा कंक्लूजन भी तैयार होना चाहिए कि अगर 2047 में भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बननी है तो बिना यूपी के बनना हो, इसलिए यूपी को इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभानी होगी। तो कहने का मतलब हम जो पढ़ रहे हैं, अब देखिए हमें आंसर लिखना है, ये तय हो गया। आंसर में 3 रोल होता है इंट्रो, हम इंट्रो कुछ सिलेबस वाइज, जैसे भारतीय या उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था का अगर सवाल आएगा तो उसका इंट्रो लेके रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की 50% जनसंख्या के रोजगार का विषय है कृषि। कृषि के संबंध में कोई भी चुनौती यूपी के लिए विषम परिस्थिति खड़ा कर सकती है, जो ऐसे फिर लिख देंगे। या बहुत सारी टेक्नोलॉजी और कीवर्ड के साथ हम पहले से यहीं से सोच के रखेंगे, ठीक? तो हम इसको इंट्रो तैयार कर लेंगे कैसे?
टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज में क्या होगा, जो सिलेबस के पॉइंट है अभी मैं सब बताऊंगा। फिर हमारा जो बॉडी पार्ट होगा वो पूरा का पूरा डेटा ड्रिवन होगा, पूरा का पूरा डेटा प्लस कीवर्ड, और वो ज्यादा से ज्यादा 3 पेज में आपको मिल जाएगा। 3 से 4 पेज डेटा नहीं चाहिए बस, है ना। एक ऑफिशियल डेटा बुक है ना, यूपी इन डिजिट, अंकों में यूपी, ठीक, उसमें बहुत वाहियात डेटा भी लिखा हुआ है। और डेटा को हमें कई तरह से सेट करना पड़ता है। जैसे आप जनसंख्या बताओगे 20 मतलब करोड़ है, उससे मतलब नहीं है। यूपी का जब फिर इंडिया से कंपेयर करोगे तब उसका मीनिंग निकलता है। तो वो काम मैं करूंगा। फिर डेटा के बाद कंक्लूजन, तो ये और ये हम ऑलरेडी तैयार रखेंगे, वहां आपको बिल्कुल नहीं सोचना, रटा हुआ लिख के आना है। बॉडी वाले पार्ट में हमें काम करना है, और ये बॉडी में केवल कीवर्ड और क्वेश्चन कोई भी आए आपको उसको अपने फॉर्मेट में तोड़ देना है। वो कुछ भी शब्द लिखेगा लेकिन इसेंस आपके पास पहले से है। और वो जो चीज पूछ रहा होगा, जैसे मान लो उसने पूछा, हम हर चीज का, हर टॉपिक का हम पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, हर चीज का। इससे बाहर दुनिया में कोई आंसर नहीं आता। आप अगर एग्रीकल्चर का शॉर्ट एनालिसिस पढ़ लिया तो क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, क्या, तो क्वेश्चन कोई भी वो लैंग्वेज दे, जिसमें भी वो लैंग्वेज लिखेगा, जैसे मान लो उसने चुनौती लिखा, तो हम थ्रेट की जगह चुनौती लिख देंगे। हम बस वही हेडिंग डालेंगे, कंटेंट अपना ही डाल देंगे। समझ में आ गई बात? ये हमारा अप्रोच रहेगा। और इसके लिए हमें अलग मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, हमें बहुत आराम से चीजें समझनी है। तो यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? तो ये हमने समझा। अब हमारा तय हो गया कि हमें अगर आंसर लिखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो हमारा इंट्रो है हम पढ़ लेंगे। बॉडी हमारा पता चल गया कैसे होगी। बॉडी के मैंने आपको कुछ कंटेंट भेजे हैं, लगभग लगभग सारे जो डेटा है मैंने आपको एक प्रकार से भेज दिया है। इस डेटा को कल मैं, और आज समय कम था थोड़ी, उसको वेरीफाई नहीं किया क्योंकि कई डेटा गलत हो सकता है, तो कल वेरीफाई कर दूंगा और कंक्लूजन भी आपको भेज दूंगा। इतनी बात क्लियर हो गई? अब एक कदम और आगे चलते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। अब देखिए हम धीरे धीरे उल्टा आ रहे हैं, अब हम सिलेबस पे आएंगे। अब हम जब सिलेबस पे देखेंगे तो जो हमारा 6th पेपर का सिलेबस है वो बेसिकली 2 पार्ट उसमें मेन है। एक तो यूपी का इकोनॉमी है, दूसरा यूपी की ज्योग्राफी है, और तीसरा यूपी का साइंस टेक भी है उसमें थोड़ी है, और ज्योग्राफी में ही आप एनवायरनमेंट को इंक्लूड कर लो। अब एक बात मैं आपको बताऊं, हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा। हम चाहें तो सिलेबस के सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो आपका नाम प्रेम, मान लो मेरा नाम योगेश, आपका नाम आकाश, ठीक है, मान लो मैं प्रेम के बारे में पढ़ूं, योगेश के बारे में पढ़ूं, आकाश के बारे में पढ़ूं, लेकिन समझदारी वाला तरीका क्या होगा कि मैं इन तीनों को पहले कह दूं कि ये तीनों मानव हैं, तीनों भारतीय हैं, तीनों यूपी के हैं। अब मैं इसकी खासियत जो पढ़ लूंगा, इसकी दो 6 हो जाएंगी टोटल। ये 6 यहां भी अप्लाई होंगी, यहां भी अप्लाई होंगी, यहां भी अप्लाई होंगी। तो मैं सबसे पहले किसी भी टॉपिक को जनरलाइज करूंगा, किसी भी घटना को एक आइडिया के लेवल पे ले जाऊंगा, फिर उसके आइडिया को पढ़ूंगा। तो अगर मैंने मानव के बारे में पढ़ लिया कि मानव सांस लेता है, मानव खाता है, उठता है, मानव सपने देखता है, मानव आलसी होता है, ये सब पढ़ लिया, तो ये योगेश, प्रेम, आकाश तीनों में लिखा जा सकता है। अब मैं प्रेम के बारे में 2 चीजें स्पेशल पढ़ लूंगा, योगेश के बारे में 2 चीजें, आकाश के बारे में। जब भी सवाल आएगा 2 स्पेशल चीजें पहले मेंशन कर दूंगा, 6 पूरी की पूरी बराबर वैसे लिख दूंगा। एक उदाहरण के तौर पे देखिए, हमें हर जगह कहीं ना कहीं समस्या, कमजोरी, वीकनेस, प्रॉब्लम, चुनौती हर आंसर में लिखना है। ये कोई ऐसा आंसर नहीं लिखें, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं, है ना। आप दोनों अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से हैं, देखिएगा जितने भी लोग यहां बैठे हैं बेसिकली सारी चीजें मिलेंगी। पहला, मानव संसाधन की कमजोर गुणवत्ता है। बाबू से कहो कंप्यूटर चला लो, चला ही नहीं पा रहा, सबसे मेन बात है, ठीक है। गुणवत्तापूर्ण व मात्रात्मक डेटा का अभाव है। कम जी, किसी का डेटा ही नहीं है, अच्छा डेटा आपके पास नहीं है। डेटा नहीं होगी तो दक्ष
इफिशियंट नीति नहीं होगी, मात्रात्मक और गुणवत्तात्मक इंफ्रा का अभाव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लेकर कमजोर दृष्टिकोण। अब ये इतनी कॉमन बातें हैं, ये आप लिख लो, इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कीवर्ड मतलब कीवर्ड ना हो, और ये हर जगह आप इसको यूज कर सकते हो। शिक्षा में आ जाए, स्वास्थ्य में आ जाए, इंफ्रा में आ जाए, विद्युत में आ जाए, ऊर्जा में आ जाए, कहीं भी आप इसको, ठीक है। और एक और लिख दीजिए, कमजोर प्रौद्योगिकी। अब हर क्षेत्र की एक समस्या अलग पढ़ लो, ये कोयले में भी यूज हो जाएंगी, आयरन में भी यूज हो जाएंगी, ये स्टील में भी यूज जाएंगी, शुगर में, कृषि में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ऐसी कोई जगह नहीं ये पॉइंट आप नहीं लिख सकते। तो हम इस तरह पढ़ेंगे, कहने का मतलब हम पहले जनरलाइज पढ़ लेंगे फिर स्पेसिफिक पढ़ लेंगे। और आपका ये जब लिखोगे ना आप एग्जाम, तब आपको पता चलेगा कि कैसे ह्यूमन बीइंग का दिमाग काम करता है। जो आप नोट्स पढ़ते हो, हर जगह पढ़ते हो, वास्तव में कुछ नहीं याद रहता, फिर हम वही लिखते हैं जो वहां लिख के आते हैं, और सिलेक्शन फिर हमारा किस्मत पे हो जाता है। लेकिन अगर हम पहले से इस चीज को समझ लेंगे तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल होगा कि हमें एग्जाम में पता ही है कि हमें पहले स्पेसिफिक लिखना, फिर जनरल 6 चीजें लिख देनी, हमें वहां दिमाग लगाना ही नहीं, हम रटे बैठे पूरा। तो हमारे पास, याद रखिएगा, वहां समय की बहुत चिंता है, अगर 1 सेकंड भी आप लेट हो रहे हो तो पीछे हो रहे हो। तो ये चीज समझ में आ गई। तो मेरा क्या होगा, पहले जनरलाइज। तो हमने सिलेबस देखा, तो हमने देखा कि यूपी का जो 6th वाला है पेपर, उसमें इकोनॉमी है, उसमें ज्योग्राफी है, उसमें साइंस टेक है। अब इकोनॉमी में भी हम अगर देखें, ठीक है, जैसे आपको मैं सिलेबस अगर आपने मेंशन किया हो, यही होगा, उसमें मैंने सब कुछ कर रखा है। देखिएगा, आप पहला जो सिलेबस होगा उसमें 1 से लेकर 23 तक पूरे सेगमेंट हैं। वो क्या है, वो पूरे के पूरे नॉर्मल जो यूपी पीसीएस ने जिस तरह ऑफिशियली दिया है वो है। अब देखिए, यूपी पीसीएस पता नहीं किस तरह से वाहियात तरीके से सिलेक्ट करता, मुझे तो कुछ एग्जाम से मतलब नहीं, बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ तो एक सिस्टमेटिक रखना चाहिए कि एक प्रोसेस हो। तो मैंने एक चीज देखा है कि जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 22 और 23 है ना, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो 1 से लेकर 12 तक, और फिर, है ना, ये सब इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है। बाकी सारे ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, और ये, ठीक। तो हम इनको अलग अलग पढ़ लेंगे। अब इसमें भी हम बहुत आइडेंटिफाई अगर करें ना, तो इसमें भी 3 तरह के टॉपिक हैं। एक जनरल इकोनॉमी की बात है, और सबसे ज्यादा जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर से। और तीसरा जो है वो है ट्रेड कॉमर्स, मतलब पैसा कमाने वाला, इन्वेस्टमेंट, वो सब इससे रिलेटेड है। अब देखो, हमने कॉमन करने का क्या हुआ, तो हमने सिलेबस को इस तरह से डिजाइन करके भेज दिया आपको। अब आपका जो सिलेबस है, जैसे हम एग्रीकल्चर में कई तरह की है, हॉर्टिकल्चर, है ना, विटीकल्चर, एग्रीकल्चर, सोशल फॉरेस्ट्री। अब आप एक सोच लीजिए, सबसे कॉमन चीज कि भारत में इस समय जो एग्रीकल्चर प्रोसेस था उसका सबका वोमेनाइजेशन हो रहा है, महिलाकरण हो रहा है। ज्यादातर कृषि गतिविधियों में महिलाएं संलिप्त हो रही हैं, क्योंकि पुरुष बाहर काम करने जा रहा है। तो अगर हम इस चीज को पढ़ लेंगे तो हम हर जगह ये पॉइंट डाल सकते हैं। इसीलिए मैंने एक कॉमन तरीका ढूंढा है, पूरे के पूरे इकोनॉमी को कैसे कॉमन बनाया, और कैसे हम चीजों को पढ़ेंगे। तो तरीका समझ में आ गया, पहले हर चीज में जनरल पढ़ेंगे, फिर उसमें स्पेसिफिक पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब हमें बहुत ज्यादा कम समय लगेगा, और पढ़ेंगे क्या, केवल डेटा, और कुछ नहीं पढ़ेंगे। और कीवर्ड, जैसे एक कीवर्ड अभी बोला, कृषि का महिलाकरण, बस ये पढ़े, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात। तो कृषि का महिलाकरण जैसे है ना, ये सब चीजें हमें पढ़नी है बस। तो इस तरह हम कीवर्ड बेस्ड सब चीजें पढ़ेंगे। तो मेरी जो समझ में आ गया होगा आपको यहां तक। अब एक बात और देखते हैं इकोनॉमी का, है ना। तो बेसिकली जो यूपी की इकोनॉमी हो, चाहे इंडिया की इकोनॉमी हो, चाहे विश्व की इकोनॉमी हो, वो एक तरीके से ही काम करती है। और इकोनॉमी में कुछ चीजें हम देखते हैं, कीवर्ड, है ना। आज हम एक काम करेंगे, जो भी इकोनॉमी में पूरे कीवर्ड हैं उनको आपस में इंटरलिंक कर देंगे। होता क्या है, अगर मान लो, सवाल ये है कि अगर कृषि आया, ठीक है, और कृषि अगर है और असमानता एक सवाल है, तो, या मान लो समावेशी विकास है,
अगर हम इसको अलग पढ़े, इसको अलग पढ़े और इसको अलग पढ़े, तो मान लो हम मूर्खता कर रहे हैं। ये आपस में तीनों एक ही हैं। जब एग्रीकल्चर आगे बढ़ेगा तो ग्रामीण और शहरी असमानता कम होगी और समावेशी विकास अपने आप होगा। तो अगर हमें हर चीज का लिंक पता होगा, सवाल कुछ भी आएगा हम उसको दूसरी तरह से घुमा के लिखाएंगे। अगर हमें पूरी इकोनॉमी ये पता है कि इकोनॉमी कोई अलग अलग टॉपिक नहीं है, केवल एक ही शब्द है बस इकोनॉमी, कुछ भी आएगा उसको पूरा लिखेंगे। अब वो कैसे है, आज हम बस इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमी में जो शब्द है वो सारे शब्द मैं आपको एक पॉइंट से जोड़ के दिखा दूंगा। तो अपना दिमाग बिल्कुल खोल के रखिए और एक कॉन्सेप्ट 15 मिनट का पढ़ेंगे और पूरे इकोनॉमी उसमें कवर हो जाएगी। सबसे पहला ईमानदारी से एक वर्ड याद रखिए, मांग। क्योंकि जब भी आप इकोनॉमी का सवाल लिखोगे ना, ये पेपर 3 हो और चाहे पेपर 6 हो, जब भी आप भारतीय अर्थव्यवस्था या उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का जवाब लिखो तो आपके आंसर में वो शब्द आने चाहिए, जैसे निवेश दर, इन्वेस्टमेंट रेट, जैसे सेविंग, जैसे बचत दर, है ना, जैसे एलपीजी। ये सारे शब्द नहीं आते हमारी अर्थव्यवस्था में, तो हमारी अर्थव्यवस्था की भी कॉपी सामाजिक व्यवस्था की लगती है। ठीक है, जैसे सीओआर, कैपिटल आउटपुट रेशियो, है ना, सकल पूंजी निर्माण दर। ऐसे अगर हम 5-6 शब्द याद रख लें और हमें ये पता हो कि हम इन शब्दों को, जैसे मान लो अभी मैं एक वर्ड आपको बता रहा हूं, सकल पूंजी निर्माण दर। ठीक है, ये एक वर्ड है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन रेट, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ये शब्द आज तक आपने आंसर में नहीं लिखा होगा कभी इकोनॉमी के, जितने भी अनुभव आपका होगा, लेकिन कभी ये नहीं लिखा होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं। और फिर दूसरा शब्द अगर देखा जाए, मान लो कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये भी नहीं कहीं लिखा होगा। अब देखिएगा ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम इकोनॉमी को कभी अच्छे से पढ़ते ही नहीं थे। अब आप एक बात गौर देखिएगा, डिमांड एक शब्द होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का होता है। इकोनॉमी किसी भी देश की डिमांड से चलती है। अगर आज पूरे विश्व में भारत की एक आर्थिक शक्ति है तो केवल इसलिए कि यहाँ पर 140 करोड़ लोग हैं और सब डिमांड में हैं। कोई टीवी, कोई, जैसे आप एसी कह रहे हैं, अभी आप कह रहे थे कि हमर लेना है आपको, ठीक है, अभी आप है ना कह रहे थे प्लाट व्लाट लेना है, तो डिमांड है ना। ठीक है, समझ में आ गई बात। जब डिमांड होती है किसी चीज की किसी भी देश में, हम सब बेसिकली एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं टोटली। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था काम कैसे करती है अगर हमें वो पता चल गया तो हम पूरी इकोनॉमी के साथ बात कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिमांड, और डिमांड का क्या मतलब होता है, आर्थिक क्षमता के आधार पर कोई इच्छा व्यक्त करना, कट्टा लगा के नहीं कि लाओ फोन दे दो। आर्थिक क्रय के मतलब हम आपको पैसा देंगे, आप हमें ये खरीदो, इसको कहते हैं डिमांड। और जब भी किसी चीज की डिमांड होती है तो सबसे दूसरी जो स्थिति होती है वो होती है निवेश, जिसको बोलते हो आप इन्वेस्टमेंट। भाई जिसके पास पैसा है उसे पता है कि डिमांड हो रहा है तो तुरंत निवेश कर देगा। जैसे मान लो आपके पास पैसा है और आपको पता है कि रजू भैया के पास हॉस्टल हॉस्टल बना दिया जाए, तो आप तुरंत अपना पैसा लगा दोगे उधर, कर दोगे ना निवेश। तो डिमांड जैसे होती है, जैसे कोरोना में पता था कि मास्क की डिमांड है, सब खरीदेंगे, तो तुरंत इन्वेस्ट किया जिसके पास पैसा है। पैसा तो है, पूंजी है, लेकिन कहाँ, लोगों के घरों में। लेकिन बिजनेसमैन कहाँ लगाना चालू कर देगा, यहाँ डिमांड होगी। जैसे अभी मान लो कि यहाँ पर हो जाए कि गर्मी आ रही, कूलर की डिमांड, तो लोगों ने कूलर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, कूलर का काम चालू हो गया होगा। तो जैसे ही डिमांड आती है तुरंत इन्वेस्टमेंट होता है, और जैसे ही इन्वेस्टमेंट होता है तुरंत आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाती है। कूलर का बनना, अब बनेगा तो लोहा बनेगा, प्लास्टिक बनेगा, आएगा जाएगा, बिकेगा, दुकान खुलेगी, कई तरह की आर्थिक गतिविधियां होती हैं। ए नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाएंगी। और जैसे ही आर्थिक गतिविधियां होंगी तो लोगों की जेब में क्या आएगा, पैसा आएगा। और जैसे ही लोगों की जेब में पैसा आएगा तो लोग दो चीज करते हैं, व्यय और बचत। ठीक है, तो एक होगा व्यय और एक होगा बचत, दो ही चीज होंगी। और ये साइकोलॉजी है भाई, भारत में ज्यादातर फोकस बचत में होता है, व्यय कम करते हैं। विदेशों में व्यय, और आजकल की जो नई जनरेशन है वो व्यय पे ज्यादा फोकस करती है ना। तो जो व्यय होता है वही दरअसल वास्तव में डिमांड हो जाती है। तो यहां चालू हुआ था, मान लो आपने कूलर, कूलर का निवेश हुआ, कूलर पैसा आया आपके पास,
अब बच्चे चॉकलेट भी तो खरीदेंगे जब आप कूलर रहे, फिर बच्चे कार से घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो डिमांड 10 चीज की बढ़ गई। 10 जगह खर्चा हुआ, 50 जगह की एक्टिविटी हुई, 100 चीजें, तो पूरे भारत में इसका रिफ्लेक्ट क्या होगा, दिखने लगेगा। सेक्टर एक था लेकिन 4 चीजें, आपका चॉकलेट भी ज्यादा, रेस्टोरेंट भी चलने लगेंगे, कार भी चलने लगेगी, लैपटॉप भी बिकने लगेंगे, मोबाइल भी बिकने लगेगा। शुरू एक जगह से हुआ था, फैल पूरे हर जगह गया। इसको कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट इकोनॉमी का। और जस्ट इसका उल्टा भी होता है, डोमिनो इफेक्ट। अगर कुछ भी डूबा सब डूबेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर की डिमांड कम, कार खरीदना बंद कर दिया लोगों ने, निवेश करना बंद हो जाएगा, फैक्ट्रियां बंद होंगी, जो मजदूर और लेबर काम कर रहे थे बाहर निकल जाएंगे। अब वो अपने बच्चों से भी चॉकलेट नहीं खरीद के देंगे, बच्चों को खिलौने लेके नहीं देंगे, बच्चों के यहाँ जो मेड काम करे जो उनको बाहर निकाल देंगे, फिर वो अपने बच्चों के लिए निकालना बंद कर देंगे और बेरोजगारी आ जाएगी। तो ये सर्किल जब ऐसे घूमता है तो इसको कहते हैं अर्थव्यवस्था बहुत तेज हो रही है। क्यों? जितनी डिमांड उतना ये तेज चल रहा है, उतनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विस बनेगी, और जितनी गुड्स एंड सर्विस बनेगी उसी को तो कहते हो अब जीडीपी बढ़ रही है। क्लियर हो गई बात? अब जम्मू कश्मीर में पहलगाम की घटना को इससे जोड़ सकते हैं। पहलगाम में क्या हुआ? आतंकवादी हमला, डिमांड गिर गई पूरी, कल पूरा एग्जिट, निवेश पूरा कम, आर्थिक गतिविधियां आय कम, फिर डिमांड और कम, फिर ये और कम, और पूरी तरह से गर्त में जाने के लिए तैयार हो गया। अब इसमें सरकार तुरंत कोशिश करेगी कि ये सर्किल को उल्टा घुमा दो पूरा, तुरंत। तो तुरंत तो क्रेडिबिलिटी बनाएगी, भरोसा बनाओ, मार्च पास्ट करवाओ। देखिए कि पूरी फौज कई बार मार्च पास्ट करेगी ताकि लोगों पे कॉन्फिडेंट आए। तो कैसे आतंकवादी हमला अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है? सवाल आएगा अर्थव्यवस्था का, लेकिन अब आप लिख सकते हो मांग कम होगी, निवेश कम। अब आप समझ रहे हो ना? अब आप जो भी लिखोगे वो क्लासिकल इकोनॉमिक आंसर लगेगा। आप सब कुछ व्यवस्थित लिख सकते हो। अभी तक आपका जो था हवाबाजी था, अब इसमें सब चीजें आप देख लो। ठीक है, इकोनॉमी के 4 मेन सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर होता है बैंक। बैंक क्या करता है देख लो, जो बचत होती है ना लोगों की तकियों में रखी रहती है, और अगर तकियों में, चावल के डिब्बे में जैसे आपके यहाँ रखा रहता है गड़ा हुआ जमीन में ठीक है, तो जो बचत है वो अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्ट नहीं होती, तो फिर ये सर्किल तेज नहीं होता। तो सरकार बैंक का काम करती है कि आपको बैंक के लिए लालच देगी कि आप बैंक में रखो, और बैंक यहां पर दे देते हैं। तो कैसे बैंक बचत को निवेश में बदल देता है। और अगर विजय माल्या जैसे चोर निकल गए, बचत बैंक पे भरोसा कम हो गया लोगों का, तो लोग फिर अपना पैसा अपने पास रख लेंगे। तो सरकार इसीलिए बैंक को बहुत ज्यादा सिक्योर करती है, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था में बचत से चीजें वही, क्योंकि सारा फेल तो बचत का है, इसीलिए जनधन अकाउंट अर्थव्यवस्था को तेज करता है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? है ना? यहां बात समझ, कोई दिक्कत? तो ये बात समझना। अब रही बात बैंक और क्या करता है, मोबाइल भी तो खरीदने के लिए लोन देता है, निवेश, तो इसीलिए बैंक का सबसे बड़ा रोल होता है इकोनॉमी में। तो ये पूरे सर्कल को, अब आपके बैंक का कभी सवाल आएगा तो अब आप लिख पाओगे कि बैंक कैसे सकल पूंजी निर्माण दर को बढ़ाता है, क्योंकि इसकी जगह अब आपको ये वर्ड यूज कर देना है, बस ये नहीं, ये लिखना है। तो अब आपका आंसर बिल्कुल, अब बैंक का महत्व अगर आ गया तो लिखोगे सकल पूंजी निर्माण दर को बैंक बढ़ाता है, तो आपकी एक लाइन देख के एग्जाम में लगेगा भैया जानता है ये। ठीक, समझ में आ गई बात? अब सवाल है कैपिटल आउटपुट रेशियो किसे कहते हैं? आप 10 घंटे पढ़ो 5 नंबर आए, तो मतलब 10 घंटे का आपने क्या दिया कैपिटल, और आया कितना? 5 नंबर, आउटपुट 5 है। लेकिन अगर आप 10 घंटे पढ़ो 20 नंबर आए, तो कैपिटल आउटपुट, तो ये क्या होता है? COR। COR का मतलब होता है कैपिटल आउटपुट, ये रेशियो। तो देखिएगा 10/5 बराबर 2 और 10/20 बराबर, तो ये जितना कम होता है ना, मतलब उतने कम आउटपुट पे उतना ज्यादा रिसोर्स। समझना मेरी बात? तो देखिए अब आप निवेश करोगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो निवेश कैसा होना चाहिए? कम निवेश ज्यादा प्रोडक्शन। अब आप कुछ भी लिख के आइए, कुछ भी सवाल आ जाए, साइंस टेक्नोलॉजी का रोल क्या होता है? यही होता है COR को कम करना। पुरानी गाड़ी से चलते थे आप, 100 रुपए का तेल लगाते थे, 20 किलोमीटर चल पाते थे। आप 100 किलो तेल लगाएंगे, 200 मतलब 40 किलोमीटर चल लेंगे, COR कम हो गया। और जितना अच्छा COR, साइंस टेक और COR का जोड़ दिया, और जितना ज्यादा COR होगा उतनी तेज सर्कल चलेगा। तो कहने का मतलब हम लोग पढ़ेंगे वो पूरा इंटीग्रेटेड पढ़ेंगे। ठीक है? अब आप इस, जैसे आपसे पूछा जाए कि यूपी की इकोनॉमी का फीचर्स बताइए,
तो आपको यही दिखा देना कि वहां मांग सबसे ज्यादा है, वहां निवेश की संभावना है सबसे, अब निवेश तो टॉपिक ही सीधे दिया है, ठीक है, तो पूरा का पूरा आप लिखा सकते हो, ठीक है। जीडीपी कैसे बढ़ेगी दिख सकते हो। सरकारी योजनाएं क्या करती हैं, इन्हीं 4 चीजों को सही करती हैं बस। निवेश के लिए माहौल बनाने की कोशिश करती है। अब देखिए निवेश केवल डिमांड से नहीं होता, अफगानिस्तान में डिमांड भी है पर निवेश नहीं होगा क्योंकि डकैती हो जाएगी। हाँ, बांग्लादेश ले लो, बिहार ले लो, हाँ ठीक है, समझ आ रहा। तो निवेश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या, लॉ एंड ऑर्डर, सांप्रदायिकता ना होना, जातिवाद ना होना। फिर वहां निवेश होगा जहां पर पढ़े लिखे यूथ हो, क्योंकि उनको नौकरी के लिए चाहिए ना, तो शिक्षा और निवेश का संबंध, सांप्रदायिकता और निवेश का संबंध आपको समझ में आ रहा। तो ये सब चीजें अब आप सांप्रदायिकता को इकोनॉमी से कैसे जोड़ सकते हो, वो भी क्लासिकल मोड में, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर पढ़ा लिखा लड़का होगा तभी वहां निवेश होगा, आर्थिक गतिविधि भी तभी होगी जब वहां पर स्वस्थ यूथ होगा। पेट दर्द हो रहा कहाँ काम कर पाएगा, कुपोषित है तो कहाँ काम कर पाएगा। तो कुपोषण कैसे इकोनॉमी का सब्जेक्ट है पता चल गया। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बेहतर होगा उतना ही अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतना रोजगार, उतना डिमांड होगी। तो अब कोई भी ऐसा टॉपिक आप देख लीजिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम हो, जैसे मान लो एक योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, अभी तक वो योजना थी, अब वो इकोनॉमी का हिस्सा है आपके लिए, क्योंकि लोगों की बचत को उसने कहा जोड़ दिया, इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो अभी तक आपके लिए जैसे मान लो एक योजना थी उज्ज्वला योजना, महिलाएं जिसमें राशन कार्ड सॉरी गैस पा रही थी, तो जब महिला चूल्हे की जगह गैस में काम करेगी तो उसके 2 हैं, एक तो टाइम कम बचेगा, टाइम ज्यादा बचेगा, टाइम बचेगा तो आर्थिक गतिविधियों में ज्यादा काम लगेगी, तो ये सर्किल तेज हो गया। और दूसरी बात कि वो महिला बीमार कम होगी, बीमार कम होने से जो इलाज का पैसा है, इलाज का पैसा वो बचत में जाएगा, बचत निवेश में जाता, और निवेश और मांग दोनों की खराबी क्या है, देखिए निवेश में आप खर्च करते हो ना वो परमानेंट हो जाता है, वो हमेशा चीजें फायदा देगा। इसीलिए सरकार जो चाहती है वो चाहती है लोग निवेश में ज्यादा खर्च करें, इसीलिए सरकार कई तरह की निवेश में योजनाओं में टैक्स का रिडम्पशन देती है कि आप इसमें कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पीएफ फंड ये सब करती है ना। खर्चा भी अच्छा है, लेकिन सरकार ये चाहती है कि हमारे भारतीय लोग, देखिए खर्च करेंगे तो तभी देश चलेगा, ये तय है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भारतीय लोग भारत में जो खर्च करें वो इन्वेस्टमेंट में करें, क्योंकि वो हमेशा के लिए जनरेट करेगा, और विदेशी लोग कंज्यूमर वाले काम में करें, खा पी के करें। अगर हमारे लोग खा पी के पैसा खर्च कर देंगे तो खाया पिया खर्च, तो हम चाहते हैं खाए पिए विदेश के लोग, हमारे लोग इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, समझ में आ रही बात। देखिए अगर हम समझिए, अगर हम लोग खाने पीने में खर्च करेंगे तो इन्वेस्टमेंट विदेशी करेगा, और इन्वेस्टमेंट करेगा तो हमेशा ब्याज मिलेगा, फायदा लेगा, तो फायदा विदेश चला जाएगा। लेकिन अगर भारत के लोग खाने की जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसा हमारे तक रहेगा और हम धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे। आपने ड्रेन थ्योरी पढ़ी होगी दादा भाई नौरोजी की, वो यही था बेसिकली। तो हमारी सरकार चाहती, इसीलिए बैंकिंग सेक्टर को, बचत को, सेविंग को, एजुकेशन को, फाइनेंशियल बहुत प्रमोट करती है। शेयर मार्केट जैसे प्रमोट हो रहा है वो यही है कि हम यहां से यहां आ रहे हैं, ठीक। अब इसमें अगर आप जोड़ोगे इन्वेस्टमेंट तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो भी सरकार योजना चला रही कैसे इन्वेस्टमेंट, डिमांड, अब जितनी आय होगी उतना अच्छा शिक्षा होगी, उतनी स्वास्थ्य होगी, जितना शिक्षा स्वास्थ्य होगी उतना सब कुछ होगा। पब्लिक फाइनेंस सरकार का यही उद्देश्य रहता है, सरकार का जो भी पब्लिक फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है वो इसी सर्कल को बनाए रखना है। सरकार डिमांड कम होने लगती है तो सरकार टैक्स कम कर देती है कि लो भाई टैक्स कम किया, अपना खाओ पियो, डिमांड बढ़ाओ। जैसे कोरोना के टाइम डिमांड कम होने लगी थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, सरकार ने टैक्स जाओ एंजॉय करो, ठीक है। जीएसटी में सुधार कर दिया, लोगों को लगने लगा कि अच्छा हो गया देश, चलो इन्वेस्ट कर दो। तो कैसे पब्लिक फाइनेंस इस सर्कल से पूरा जुड़ा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं तो लोगों के दिमाग में क्या होता है कि अभी महंगी है बाद में लेंगे, तो भी डिमांड कम हो जाती है, तो सरकार टैक्स बहुत लगा देती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता, डिमांड कम, चीजें सस्ती हो जाती हैं तो फिर चलने लगता है। तो पूरा पब्लिक फाइनेंस भी इसी को लेकर होता है। ये सर्कल जितनी तेज होगा उसी को डेवलपमेंट कहते हो, क्योंकि जितना लोगों को आय मिलेगी उतना लोग खाएंगे, उतना स्वस्थ रहेंगे, उतना स्कूल जाएंगे। तो एचडीआई इंडेक्स के लिए भी यही जरूरी है, ठीक। एग्रीकल्चर का जो कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है इसी सर्कल को तेज करने के लिए हो रहा है। तो कहने का मतलब कि आप कोई भी देखो फॉरेस्ट पॉलिसी, उससे भी इसको जोड़ सकते हो। भाई बिना एनवायरनमेंट के तो कुछ चल नहीं पाएगा, एनवायरनमेंट तो बेस है, और साथ में एनवायरनमेंट में अगर हम उसके साथ क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व कर देंगे तो ये जंगलों की जो इकोनॉमी है वो भी तेज होगी।
जंगलों में भी ये सर्कल तेज चलेगा, ट्राइबल्स में भी ये जंगल तेज चलेगा। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री भी आप जान जाओगे, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी इसी से जुड़ना है। तो कहने का मतलब जो पूरी की पूरे टॉपिक है इकोनॉमी के वो यही है, कुछ भी आए आपको ये लिख के आना है। अब आपका कोई भी आंसर आएगा वो इकोनॉमी के फॉर्मेट में ही रहेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने पूरी इकोनॉमी का एक जनरल अप्रोच समझ लिया। अब आपसे पूछा जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था की खासियत बताओ, तो ज्यादा मांग, निवेश की ज्यादा संभावना। या आपसे पूछा जाएगा एफडीआई का क्या महत्व है, तो एफडीआई निवेश, निवेश किस लिए, आर्थिक गतिविधियों के लिए, आर्थिक गतिविधि मांग के लिए, शिक्षा के लिए, आय के लिए, सब। कानून व्यवस्था किस लिए अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हो। तो कहने का मतलब पूरे के पूरे सिलेबस को आपने इकोनॉमी से जोड़ा। अब हम उसमें सारे जो आपको मैंने लिस्ट दी है, जो मैंने डेटा दिया है, अब आपको केवल मैं कल से आंसर लिखने को दूंगा। सबसे पहले 3 आंसर आपको लिखने को दूंगा, फिर हम बात करेंगे। और इस तरह से एक तो जनरल अप्रोच आपको इकोनॉमी का मिल गया, ये आपके आना चाहिए आंसर में। डेटा की लिस्ट आपको दे ही दी है, डेटा मैं याद करा दूंगा, एक बार हम लोग बात करेंगे तो याद हो जाएगा। याद करने का तरीका तो पता ही है, सबसे आसान है ना क्यों, सूत्रधार ठीक है तो डेटा सारे याद कर लेंगे हम, और बस आंसर लिखेंगे, और इसी में हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और इससे अच्छा तरीका ना है ना होगा। ठीक, क्योंकि पढ़ाई से एग्जाम नहीं होता, ये आपको भी पता है। हम बहुत पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो रहे हैं, ये बात पता चल गई, लिखते अपने मन का ही है। तो इससे अच्छा हमको 4 डेटा, अब जैसे हमने 18% डेटा याद कर लिया, और पूरे विश्व, पूरे भारत की जनसंख्या 18% यूपी में है। ठीक है, या सॉरी यूपी कह रहा हूं, भारत की बात करें अगर, तो भारत और विश्व का संबंध भी ऐसा ही है, पूरे विश्व की 18% जनसंख्या भारत के पास है। और जबकि जमीन कितनी है, केवल, पानी कितना है, केवल। अभी तक ये डेटा प्रीटी का डेटा था आप लोगों के लिए। अब भारत की चुनौती आ जाए, या भारत में कृषि सुधार क्यों जरूरी है, तो आप लिख सकते हो कि 2% जमीन पे 18% लोग, इसीलिए हमें भू प्रबंधन बहुत इफिशियंट तरीके से करना पड़ेगा। तो अभी तक आप क्या लिखते, हवाबाजी लिखते, लेकिन अब आपके 2 डेटा आएंगे कि पूरे विश्व का भारत की भूमि मात्र 2%, जबकि जनसंख्या 18% है। तो ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा तनाव है, किस पे, जमीन पे। और इसीलिए हमें भू प्रबंधन सबसे उच्च प्राथमिकता के साथ करना होगा, है ना। और सोचिए आप, मैं कैसे डेटा से ही पूरी बात करूंगा, 18%, 2%, ठीक है, इतना बोझ इस पे है। अगर हमने ये प्रबंधन नहीं किया तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 पीछे रह जाएगा। सस्टेनेबल गोल, गरीबी, भाई जब तक सबको जमीन नहीं मिलेगी तो कैसे गरीबी कम होगी। ठीक है, कुपोषण, न्यूट्रिशन 2 नंबर, ठीक है, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, सब तो पीछे रह जाएंगे। फिर पुरुष और महिला में अगर अच्छे से जमीन नहीं बटी तो 5वें नंबर पे पीछे रह जाएंगे। फिर 10वें नंबर पे रह जाएगा अगर गांव और शहर अमीर हो गया तो 1-0। समझ में आ रही बात। तो कैसे केवल और केवल डेटा के साथ हमें खेलना है, और डेटा ही डेटा लिखना है, डेटा कीवर्ड में पूरा आंसर कंप्लीट कर देना, हमें कोई भी एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं लिखना। तब आपको जाके कंपटीशन में, हाँ, जो दिल्ली से तैयारी कर रहे हैं, और आपको फिर वो तब जाके नंबर मिलेगा। आप सोचो कि भारत बहुत महान देश है, इसके साथ कई समस्याएं जुड़ी हुई, आइए कुछ समस्याओं की चर्चा करते हैं। ठीक है, 150 वर्ड में 130 तो आपने माहौल बनाया है, 20 में लिखा तो क्या मतलब, और लिखा क्या है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। हाँ, इसका फायदा आपको मिलेगा ऐसे में, ऐसे में जरूर आपको फायदा मिलेगा इसका, क्योंकि ऐसे में जो कॉपी चेक करते हो ओरिजिनल यूनिवर्सिटी के, उनको अच्छा लगता है अलंकारिक भाषा। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो ऐसे अपनी इलाहाबादी स्टाइल में, उसमें ही नंबर मिलेगा, और जीएस हमें पॉइंट वाइज, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी योजना समझ में आई होगी, और ठीक है, तो हम ऐसे ही कल करेंगे।